एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। मौजू बड़ी दलेरी से पुलिस का मुकाबला कर रहा था। वो एक जगह रुककर फायरिंग करने की बजाय जगह बदल बदल कर गोलियां चला रहा था ताकि पुलिस को यह तासुर दिया जा सके कि वहां एक नहीं कई आदमी हैं। 6-7 मिनट गुजर गए। दफतन मौजू चौंक गया। 2 पुलिस वाले मकान की टूटी हुई सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन पर फायरिंग करने के लिए मौजू को दीवार की आड़ से निकलकर सामने आना पड़ा। उसने राइफल का रुख पुलिस वालों की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन राइफल अटक गई। मैगजीन खाली हो चुका था। मौजू एकदम सन्नाटे में आ गया। वो वहां से हटना ही चाहता था कि 2-3 समतों से आने वाली लातादाद गोलियां उसके सीनों में पैवस्त हो गईं। मौजू के जिस्म से खून के धारे बह निकले। उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और वो लड़खड़ाता हुआ मकान की ऊपर वाली मंजिल से नीचे गिरा। वो नीचे गिरने से पहले ही खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ शारिक और उसके साथी गलियों में दौड़ते हुए वहां से काफी दूर निकल चुके थे। फायरिंग की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं, जिसका मतलब था कि मौजू अभी तक डटा हुआ था। और फिर दफतन फायरिंग रुक गई। शारिक एक गली से निकलते ही रुक गया। सामने वाली गली काफी चौड़ी थी और दूसरी तरफ के मकान भी खासे वसी और अरीज थे। कोने पर एक छोटी सी मस्जिद देखकर शारिक की आंखों में चमक सी उभर आई। उस मस्जिद को देखकर उसके जहन में अचानक ही एक ख्याल उभरा और उसने फौरी तौर पर एक फैसला कर लिया। उसने अपने साथियों को इशारा किया, इस तरफ आओ मेरे साथ। वो मस्जिद के सामने से गुजरता हुआ एक कुशादा गली में दाखिल होकर एक मकान के सामने रुक गया। ये मकान भी खासा कुशादा था। आगे के रुख पर तकरीबन 8 फुट ऊंची दीवार थी। ईंटों से बनी हुई ये दीवार काई की वजह से तकरीबन काली हो रही थी। उसके दाईं तरफ लकड़ी का गेट था जिससे एक कार अंदर दाखिल हो सकती थी। शारिक ने गेट के अंदर झांक कर देखा और फिर अपने साथियों को इशारा करता हुआ दीवार पर चढ़कर बड़ी आहिस्तगी से अंदर कूद गया। उसके फौरन ही बाद पप्पू और जफरी भी अंदर कूद गए। वो तीनों दीवार के साथ लगे बैठे रहे। शारिक बड़ी गहरी नजरों से उस मकान का जायजा ले रहा था। खासा वसी लॉन था जिसके दूसरी तरफ मकान की इमारत थी। ये मकान पुरानी तर्ज का था। कुशादा पोर्च था जिसमें एक लंबी सी कार खड़ी थी। पूरी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी। बरामदे में भी कोई बल्ब नहीं जल रहा था। हालांकि इस किस्म की इमारतों में रात को बरामदे में बल्ब जरूर जला दिया जाता है। शारिक ने अपने साथियों को इशारा किया और वो तीनों दबे कदमों चलते हुए लॉन से निकलकर इमारत के पहलू में होते हुए मकान के पिछली तरफ आ गए। उस तरफ भी तकरीबन 15 फुट खुली जगह थी और उसके बाद अकबी मकान की 4 दीवारी थी। इमारत के उस तरफ भी एक मुख्तसर सा बरामदा था। यहाँ भी तारीकी थी, अलबत्ता बरामदे के दाईं तरफ वाले कमरे की खिड़की में बहुत मध्यम सी सब्ज रोशनी झलक रही थी। खिड़की के अंदर पर्दा पड़ा हुआ था। शारिक ने अंदर झांकने की कोशिश की मगर पर्दे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। शारिक ने पप्पू और जफरी को इशारा किया। वो दोनों आड़ में हो गए। शारिक ने पिस्तौल दाएं हाथ में पकड़ लिया और बाएं हाथ से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। उसने दोबारा दस्तक दी और इस मर्तबा भी कोई रद्द-ए-अमल न हुआ। अलबत्ता तीसरी मर्तबा दस्तक देने के बाद अंदर से एक खुमार आलूद और सहमी हुई सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। कौन है इस वक्त? शारिक बोला, अल्ताफ भाई मैं हूँ। शारिक, दरवाजा खोलिए। शारिक का लहजा सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं था। अंदर से पूछा गया, कौन शारिक? शारिक बोला, लोहारी वाले शिफात अली का बेटा। दरवाजा खोलिए अल्ताफ भाई, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। अंदर से आवाज आई, 1 मिनट रुको, मैं अब्बा जी को जगाता हूँ। फिर खामोशी छा गई। 2-3 मिनट गुजर गए। शारिक खामोश खड़ा इंतजार करता रहा। ये उसके दादा फजल इलाही के दोस्त अब्दुर्रहमान का घर था। 65 की जंग के बाद फजल इलाही जो चविंडा से लाहौर आया था तो उसने अब्दुर्रहमान के घर पर ही पनाह ली थी। अब्दुर्रहमान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया था। उसने न सिर्फ फजल इलाही और उसके बेटे शफात अली को कई महीनों तक अपने घर पर रखा था, बल्कि कोई कारोबार शुरू करने के लिए उसकी माली मदद भी की थी और लोहारी वाला मकान भी उसे अलॉट करवा दिया था। फजल इलाही के इंतकाल के बाद इन घरों के ताल्लुकात बरकरार रहे थे और जब शारिक के बाप शफात अली और उसकी माँ को कत्ल कर दिया गया था और नौउम्र शारिक ही को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्दुर्रहमान के बेटे ने उसका केस लड़ने के लिए बड़ी तगोदौ की थी। अल्ताफ अब्दुर्रहमान का पोता था। शारिक का तकरीबन हम उम्र ही था। शारिक जब जेल से रिहा हुआ था तो वो कई मर्तबा उनके घर जा चुका था, लेकिन जब पुलिस ने शारिक से शराफत से जिंदगी गुजारने का हक छीन लिया तो शारिक ने इनके यहाँ आना जाना छोड़ दिया।
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से पुलिस उन्हें भी तंग करे। अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई थी। पुलिस पूरे शहर में शारिक और उसके साथियों को तलाश करती फिर रही थी। शारिक को यकीन था कि मजीद पुलिस इलाके में पहुंच चुकी होगी। ऐसी सूरत में उनके लिए इलाके से निकलना जरूरी होगा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में फरार नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। पुलिस को ऐसे मुल्जिमों की तलाश थी जो गाड़ियों की चेकिंग के दौरान फरार हुए थे, और शारिक नहीं चाहता था कि उसे उसकी हैसियत से शनाख्त कर लिया जाए। मौजूदा सूरत हाल में उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। अल्ताफ का मकान उनके लिए कम से कम आज की रात पनाहगाह साबित हो सकता था। सीटियों की आवाज सुनकर शारिक चौंक गया। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। गालिबन पुलिस की मजीद नफरी इलाके में पहुंच चुकी थी। ये आवाजें पुलिस ही की सीटियों की थीं। 3-4 मिनट गुजर गए थे। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला था, न ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। शारिक ने एक बार फिर हल्की सी दस्तक दी। इस मर्तबा थोड़ी ही देर के बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बता रहा था कि वो कोई बूढ़ा आदमी है। कौन है भाई? शारिक को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो अल्ताफ का वालिद और अब्दुर्रहमान का बेटा राशिद अली था। शारिक बोला, मैं हूँ चाचा जी। शारिक, दरवाजा खोलिए, मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। अंदर से आवाज आई, कैसी मदद? मुझे पुलिस की सीटियां सुनाई दे रही हैं। क्या ये पुलिस तुम्हारी तलाश में है? शारिक बोला, हाँ चाचा, एक गलत फहमी की बिना पर पुलिस मेरा पीछा कर रही है। दरवाजा खोलिए, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा। अंदर से आवाज आई, 1 मिनट, खोलता हूँ दरवाजा। फिर चंद सेकंड के बाद अंदर से कुंडा हटाए जाने की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। शारिक अंदर दाखिल हो गया। वो इस तरह खड़ा हुआ था कि दरवाजा बंद न किया जा सके। उसके करीब खड़े हुए अल्ताफ ने बत्ती जलाने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शारिक ने जल्दी से उसे रोक दिया। बत्ती मत जलाओ। शारिक कमरे का जायजा लेने लगा। ये अल्ताफ का बेडरूम था। बिस्तर पर 2-2.5 साल की एक बच्ची सो रही थी। पलंग के करीब ही एक औरत खड़ी थी। उसकी उम्र 28 और 30 के लगभग रही होगी। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमायां थे। वो अल्ताफ की बीवी फरीदा थी। शारिक को वो भी जानती थी, लेकिन उस वक्त शारिक को देखकर वो खौफजदा हो गई। शारिक के बारे में वो अखबारात में बहुत कुछ पढ़ती रही थी। घर में भी अक्सर बेशतर उसका तस्करा होता रहता था। अपने सास ससुर और शौहर से शारिक के हालात सुनकर उसे अगरचे शारिक से हमदर्दी हुई थी, लेकिन उस वक्त वो शारिक की मौजूदगी से खौफजदा थी। पुलिस की सीटियों की आवाज वो भी सुन रही थी। उसे ये खौफ था कि अगर पुलिस शारिक की तलाश में यहाँ आ गई तो शारिक तो शायद भाग जाए, लेकिन वो लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। शारिक अच्छी तरह जानता था कि इस घर में उन तीनों और एक छोटी बच्ची के अलावा और कोई नहीं था। घर के कामकाज के लिए एक मुलाजिमा थी जो रात के खाने के बाद अपने घर चली जाया करती थी। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद शारिक ने दरवाजे से बाहर गर्दन निकालकर सरगोशियाना लहजे में जफरी को पुकारा। पलक झपकने की देर में जफरी और पप्पू तारीकी से निकलकर बरामदे में आ गए। शारिक ने दरवाजा खोल दिया। वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए, शारिक ने दरवाजा बंद कर दिया। उन दोनों के हाथों में राइफलें थीं। वो चेहरों से भी छटे हुए बदमाश लग रहे थे। उन्हें देखकर फरीदा के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। राशिद अली और अल्ताफ के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। राशिद अली बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा धुआं हो गया। वो लरसती हुई आवाज में बोला, शारिक, मैंने सिर्फ तुम्हें पनाह दी है, बदमाशों और कातिलों के पूरे टोले को नहीं। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, अभी और इसी वक्त। शारिक ने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल को मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए कहा, चचा जी, हम में से कोई नहीं जाएगा, और अगर आप लोगों में से किसी ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की। राशिद अली बोला, बहुत बेगैरत और एहसान फरामोश हो तुम शायद भूल गए हो कि मेरे बाप ने तुम्हारे बाप और दादा को उस वक्त अपने घर में पनाह दी थी जब वो बेघर होकर दर दर की ठोकरें खा रहे थे। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। हमने उन्हें सहारा दिया। तुम्हारे बाप की शादी हमने करवाई, और जब तुम्हें पहली बार पुलिस ने पकड़ा तो हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम सब कुछ भूल गए हो। हमारे तमाम एहसानात फरामोश कर दिए तुमने। शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला, मुझे सब याद है, मैं आपका कोई एहसान नहीं भूला। अगर आप लोग मेरे बाप और दादा को सहारा न देते तो शायद आज मेरा भी वजूद ना होता। मैं तो आपके एहसानात मरते दम तक नहीं भूल सकूंगा, लेकिन इस वक्त मजबूरी है। पुलिस हमारी तलाश में है। हमें देखते ही गोली मार दी जाएगी। हमें पनाह चाहिए। यकीन कीजिए, हमसे आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपको हम पर एक और एहसान करना होगा। हमारे साथ ताउन कीजिए। पुलिस जैसे ही इस इलाके से निकलेगी, हम भी चले जाएंगे। राशिद अली बोला, लेकिन पुलिस यहाँ आएगी। इस थाने की पुलिस जानती है कि तुम्हारा हमारे यहाँ आना जाना था। वो लोग तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। शारिक ने कहा, पुलिस को शारिक की तलाश नहीं है, उन्हें नामालूम मुल्जिमों की तलाश है जो चेकिंग के दौरान फरार हुए हैं। वो लोग खास तौर पर इस घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे। राशिद अली बोला, लेकिन मैं इज्जतदार आदमी हूँ, कोई मुसीबत मोल नहीं ले सकता। शारिक ने कहा, आपकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा।
राशिद अली ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम बदनाम जमाना मुजरिम हो। पुलिस अरसे से तुम्हारी तलाश में है। अगर बाद में पुलिस को पता चल गया कि तुम यहाँ आए थे तो पुलिस हमें सुकून से नहीं रहने देगी। शारिक बोला, पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि हम कभी यहाँ आए थे, लेकिन अगर आपने हमें पनाह देने से इनकार कर दिया तो। उसने खामोश होकर मानी खेज अंदाज में पिस्तौल को हरकत दी। फिर जफरी और पप्पू की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे ये दो साथी मुझसे ज्यादा खतरनाक हैं। मैं तो आपका लिहाज कर सकता हूँ, लेकिन ये। राशिद बोला, तो गोया तुम। शारिक ने उसकी बात काटी, बोला, हाँ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। जहाँ सवाल अपनी जिंदगी का हो वहाँ दूसरों के एहसानात की कोई वक़्त नहीं रहती। चचा जान, मजबूरी है। वो खामोश होकर कमरे में इधर उधर देखने लगा और फिर राशिद अली, अल्ताफ और उसकी बीवी को पिस्तौल से इशारा करते हुए बोला, अब मैं आप लोगों पर एतमाद कर सकता हूँ। बराह करम आप तीनों दरमियान वाले कमरे में चले जाएं। किसी को इस कमरे में छोड़कर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। भाभी, आप बच्ची को उठा लें। दरमियान वाले कमरे में कालीन बिछा हुआ है, आप चाहें तो वहां बिस्तर बिछा सकती हैं। जल्दी करें। राशिद बोला, ये ज्यादती। शारिक ने फिर उसकी बात काट दी, कोई ज्यादती नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग हर वक्त हमारी नजरों में रहें और इस मकसद के लिए दरमियान वाला कमरा ही मुनासिब रहेगा। राशिद और अल्ताफ खूंखार नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। फिर अल्ताफ की बीवी फरीदा ने बड़ी एहतियात से पलंग पर सोई हुई बच्ची को गोद में उठा लिया और वो तीनों एक दूसरे के पीछे अंदर वाले कमरे में दाखिल हो गए। शारिक ने पप्पू को वहीं रुकने का इशारा किया और जफरी को लेकर खुद भी दरमियान वाले कमरे में आ गया। शारिक कई मर्तबा यहाँ आ चुका था और इस मकान से अच्छी तरह वाकिफ था। सामने वाले बरामदे से अंदर दाखिल होने के बाद दाईं तरफ बैठक थी। बाईं तरफ वो कमरा था जहां आमतौर पर मेहमानों को ठहराया जाता था। आगे एक बड़ा हॉल नुमा कमरा था जहां आमतौर पर रात को घर के सब अफराद जमा हुआ करते थे। इस कमरे के फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे और खूबसूरत तरीके से आरास्ता थे। एक कोने में छोटी मेज पर रेडियो भी रखा हुआ था। उससे आगे दाईं तरफ साथ साथ दो कमरे थे। उनमें एक कमरा राशिद अली का था और दूसरा अल्ताफ और उसकी बीवी का। उस कमरे का दरवाजा अकबी बरामदे में खुलता था। दूसरी तरफ एक और कमरा था, उसके साथ कुशादा सेहन था। शारिक ने उन लोगों के लिए दरमियान वाले कमरे का इंतखाब इसलिए किया था कि यहाँ वो लोग हर वक्त उनकी नजरों में रह सकते थे। अल्ताफ कमरे में जाकर चादरें और तकिए उठा लाया। उसने दो चादरें कालीन पर बिछाकर तकिए रख दिए। फरीदा ने बच्ची को एक चादर पर लिटा दिया और खुद उसके करीब ही बैठ गई। अल्ताफ भी उसके करीब ही बैठ गया था, जबकि राशिद अली बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। राशिद अली बोला, तुम बहुत बुरा कर रहे हो शारिक। शारिक बोला, बुराई तो उस वक्त होगी जब मैं या मेरे साथी आप में से किसी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। हमारा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। पुलिस का खतरा टल जाने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। राशिद अली बोला, और हम पुलिस का सामना करने के लिए यहाँ रह जाएंगे। शारिक बोला, मैंने कह दिया ना, कुछ नहीं होगा। उसके लहजे में शदीद झुंझुलाहट थी। बोला, सो जाओ तुम लोग। उसने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त 2 बजने वाले थे। राशिद अली भी झुंझला गया था। उसने कुछ कहना चाहा मगर दांत भींच कर रह गया और करीब पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। पप्पू भी अल्ताफ के बेडरूम से निकलकर उसी कमरे में आ गया। शारिक ने उसे इशारा किया और वो कमरे के दरवाजे के करीब ही कुर्सी पर बैठ गया। अपनी क्लैशनकोफ उसने घुटनों पर रख ली थी। जफरी भी शारिक का इशारा पाकर फ्रंट डोर के करीब एक कुर्सी पर बैठ चुका था, जबकि शारिक भी एक कुर्सी पर बैठ गया। फरीदा और अल्ताफ एक दूसरे के करीब कालीन पर बैठे सरगोशियों में गुफ्तगू कर रहे थे। फरीदा अगरचे खौफजदा थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो ऊँघने लगी। फिर वो अपनी बच्ची के साथ लेट गई। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद अल्ताफ भी कालीन पर लेट गया। अलबत्ता बूढ़ा राशिद अली कुर्सी पर बैठा जाग रहा था। शारिक, पप्पू और जफरी अपनी अपनी कुर्सियों पर मुस्तैद और चाको चौबंद बैठे रहे। सारा दिन और फिर रात भर की भाग दौड़ के बावजूद उन तीनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। शारिक अपनी कुर्सी पर खामोश बैठा राशिद अली और उसके घर वालों के बारे में सोच रहा था। इस घराने ने शारिक के बाप दादा पर वाकई बहुत एहसानात किए थे और इस वक्त उन्हें यरगमाल बनाने पर शारिक को अफसोस हो रहा था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। सुबह 5:30 बजे के करीब मस्जिद से फजर की आजान की आवाज सुनाई दी तो राशिद अली एक झटके से सीधा होकर बैठ गया। चंद मिनट के बाद ही फरीदा और अल्ताफ भी बेदार हो गए। राशिद अली बोला, मैं बाथरूम जा रहा हूँ वुजू करने। वो शारिक के जवाब का इंतजार किए बगैर एक कमरे में घुस गया। शारिक खामोश बैठा कमरे के दरवाजे को देखता रहा। तकरीबन 15 मिनट के बाद राशिद अली कमरे से बरामद हुआ। वो बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूँ। शारिक कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। बोला, आप नहीं जा सकते, आप घर पर ही नमाज पढ़ लें। राशिद अली बोला, मैं नमाज पढ़ने के लिए बाकायदगी से मस्जिद में जाता हूँ। वहाँ मेरे पड़ोसी और मोहल्ले के दूसरे लोग भी आते हैं। नमाज के बाद हम में कुछ गपशप होती है। अगर मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में न गया तो मेरा कोई ना कोई पड़ोसी मेरे मस्जिद में न आने की वजह से मालूम करने के लिए यहाँ आ जाएगा।
उस वक्त तुम लोगों की यहाँ मौजूदगी का राज भी खुल जाएगा। शारिक ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जरूर जाइए, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि आपका बेटा, बहू और पोती हमारे कब्जे में है। राशिद अली बोला, हाँ मैं तुम्हारी धमकी को समझ रहा हूँ, लेकिन मुतमिन रहो, मेरी जबान बंद रहेगी। शारिक ने दरवाजा खोल दिया और राशिद अली के बाहर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। फिर मुड़कर फरीदा की तरफ देखने लगा, जो अब भी खासी खौफजदा थी। शारिक बोला, क्या तुम चाय बनाने की जहमत कर सकती हो भाभी? फरीदा ने तलखी और नफरत के मिले जुले अंसर के साथ कहा, मुझे भाभी मत कहो। फिर उसने सोती हुई बच्ची की तरफ देखा और उठकर बावर्ची खाने में चली गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद फरीदा चाय बनाकर ले आई। उसने एक एक कप उन तीनों के हाथ में थमा दिया, एक अपने शौहर को दिया और एक कप लेकर खुद बैठ गई। तकरीबन 6:15 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शारिक और उसके साथी होशियार हो गए। शारिक ने अल्ताफ को इशारा किया, वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। शारिक ने पिस्तौल सीधा करते हुए सरगोशी की, अगर कोई बाहर का आदमी हो तो उसे किसी बहाने से लौटा देना। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अल्ताफ उसे खूंखार नजरों से घूरता हुआ आगे बढ़ गया। शारिक आड़ में हो गया। उसके दोनों साथी भी मुख्तलिफ कमरों के दरवाजों की आड़ में छुप गए थे। अल्ताफ ने दरवाजा खोल दिया। राशिद अली को अंदर दाखिल होते देखकर शारिक के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकला। राशिद अली अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। फरीदा उठकर किचन में चली गई और उसके लिए चाय बनाकर ले आई। शारिक ने राशिद अली के करीब आकर पूछा, बाहर की सूरत हाल क्या है? पुलिस के बारे में कुछ मालूम हुआ? राशिद अली बोला, पुलिस अभी तक इलाके में मौजूद है। बाज मशकूक घरों पर छापे भी मारे गए हैं और कुछ बदनाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, कुछ और? वो बोला, रात को पुलिस मुकाबले में एक आदमी मारा गया है और वो यकीनन तुम्हारा ही साथी होगा। पुलिस अभी उसे शनाख्त नहीं कर सकी, लेकिन पुलिस के बारे में तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। मरने वाले की शनाख्त हो जाने के बाद वो उसके साथियों के बारे में भी मालूम कर लेंगे, इसलिए शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला, पुलिस मेरे बारे में कभी नहीं जान सकेगी। मौजू के मारे जाने की खबर सुनकर वो अफसुर्दा हो गया था। उसने अपने साथियों की तरफ देखा, उनके चेहरों पर भी अफसुर्दगी जाहिर थी। वो कुछ कहना चाहता था। ठीक उसी वक्त बाहर के दरवाजे की घंटी बजी। शारिक उछल पड़ा। वो राशिद अली की तरफ देखने लगा। राशिद अली बोला, दूध वाला होगा। फिर फरीदा से बोला, फरीदा बेटी दूध ले आ। शारिक बोला, दूध लेने के लिए फरीदा नहीं, अल्ताफ जाएगा। फरीदा ने बावर्ची खाने में से पतीली लाकर अल्ताफ को दे दी और वो दूध लेने के लिए बाहर चला गया। शारिक पिस्तौल संभाले दरवाजे के करीब खड़ा रहा। वैसे उसे यकीन था कि अल्ताफ कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी बच्ची, बीवी और बाप को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो। दूध वाले के जाने के तकरीबन 15 मिनट के बाद एक बार फिर कॉल बेल बजी। राशिद अली अपनी जगह से उठते हुए बोला, नौकरानी होगी, मैं देखता हूँ। शारिक ने उसे कहा, 1 मिनट, नौकरानी को मना कर दो, उसे कह दो कि घर वाले आज कहीं जा रहे हैं, इसलिए वो आज छुट्टी करे। राशिद अली बोला, वो बड़ी काइयां औरत है, उसे शक हो जाएगा। शारिक के लहजे में गुर्राहट आ गई। बोला, मैं जो कहता हूँ वो करो। राशिद अली कंधे उचकाता हुआ बाहर चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट के बाद हुई थी। उसके अंदर आते ही शारिक ने दरवाजा बंद कर दिया। बच्ची भी अब बेदार हो चुकी थी। फरीदा उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। शारिक ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, अलबत्ता वो खुद कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था ताकि फरीदा पिछले बरामदे वाला दरवाजा न खोल सके। फरीदा बच्ची को लेकर बाथरूम में घुस गई। वो तकरीबन आधे घंटे बाद बच्ची को लेकर बाहर निकली। शारिक बोला, भाभी पहले बच्ची को नाश्ता कराओ और फिर हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। मुझे यकीन है कि हर चीज घर में मौजूद होगी और कोई चीज लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फरीदा बच्ची को लेकर बावर्ची खाने में चली गई। पहले उसने बच्ची को नाश्ता करवाया, फिर सबके लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया। नाश्ते के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। शारिक और उसके साथी 2 दिन से जागे हुए थे। नाश्ता करने के बाद उन पर नींद का खुमार तारी होने लगा। राशिद अली, फरीदा और अल्ताफ भी कुछ ढीले पड़ गए थे। शारिक ने पप्पू और जफरी को अपने करीब बिठा लिया। वो सरगोशियाना लहजे में बोला, अगर हम तीनों ऊँघ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मौका मिलते ही ये लोग हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई जरूर करेंगे और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई मौका आए और मेरे हाथों इन्हें कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए मुनासिब यह है कि हम लोग बारी बारी जागते रहें। तुम दोनों उस कमरे में जाकर सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। 3 घंटे बाद मैं जफरी को जगा दूंगा और खुद सो जाऊंगा। जफरी के बाद पप्पू की बारी। जफरी ने फ्रंट डोर के साथ वाले कमरे की तरफ इशारा किया। बोला, ठीक है, हम उस कमरे में जा रहे हैं। वो दोनों कमरे में चले गए। शारिक पिस्तौल संभाल कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। राशिद अली कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहा था। फरीदा भी ऊँघ रही थी, अलबत्ता उसकी बेटी कालीन पर बैठी खिलौनों से खेल रही थी, जो फरीदा ने कमरे से लाकर उसके सामने रख दी। शारिक उस बच्ची की तरफ देख रहा था। उसे अंदेशा था कि ये बच्ची उनके लिए कोई मसला पैदा न कर दे। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। शारिक भी अपनी जगह से उठकर कालीन पर आ गया
और बच्ची के साथ खेलने लगा। फरीदा उस वक्त सो रही थी। बच्ची खेलते ही खेलते अचानक रोने लगी। फरीदा की आंख खुल गई। उसने खूंखार नजरों से शारिक की तरफ देखा और बच्ची को गोद में ले लिया। शारिक दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार कर वो अपनी बारी पर सो गया।